हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 27 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ना सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस तारीख के जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको घुमाने के लिए क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, क्या क्या यहां से पूछा जा सकता है। मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने कहीं इस डाटा का यूज करना है तो कैसे करना है ताकि आप अच्छा इफेक्टिव आंसर लिख सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। इन सारी चीजों को हम लोग करंट अफेयर्स के डिस्कशन के साथ में इस सेशन में देखते हुए चलेंगे। तो काफी कुछ है देखने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी कुछ है जानने के लिए एंड इट्स माय गारंटी यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहेंस करेगा। इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 27 अगस्त 2024 के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलिए पहला न्यूज देखते हैं। Union Home Minister announced formation of 5 districts in Union Territory of Ladakh. Currently, there are only 2 districts with autonomous hill development councils, Leh and Kargil. तो समाचार यह है कि जो केंद्रीय होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, इन्होंने ये घोषणा करी है कि लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी है, इसमें 5 नए जिले या फिर 5 नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जाएगा। आज की तारीख में लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं, एक का नाम है लेह और दूसरे का नाम है कारगिल। एंड इन दोनों जिलों को चलाने के लिए यहां पर 2 ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, एक लेह में है और एक कारगिल में है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अपने खुद के इलेक्शंस होते हैं और ऑटोनॉमस इसलिए क्योंकि इन पर्टिकुलर जिलों में फिर आपने डेवलपमेंट का क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, किस तरह से करना है, ये सारे फैसले लेने के लिए ये लोग आजाद है। तो आज की तारीख में ये व्यवस्था वहां पर चल रही है। लेह के लिए एक ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल के लिए एक ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड यहां पर यही लोग जो है पूरा देख रहे हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। मगर वक्त के साथ में सरकार ने ये महसूस किया है कि ये जिले एक तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, टेरिटरी वाइज ये बहुत बड़े इलाके हैं एंड जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास हो नहीं रहा, लोगों के एस्पिरेशंस उस तरीके से एड्रेस नहीं हो रहे हैं। तो ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से डेवलपमेंट हो सके, छोटे छोटे इलाके ही सही मगर उसके लिए फिर ज्यादा बेहतर तरह से विकास हो सके, तो उसको ध्यान में रखते हुए फाइनली ये 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। वैसे तो अगर कोई राज्य होता या कोई स्टेट होता तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का या नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, मगर क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो यहां पर केंद्र सरकार अपनी तरफ से डायरेक्टली फैसला ले सकती है, तो वही उन्होंने किया है, डायरेक्टली यहां पर ये चीज डिसाइड की गई है। अब ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने वाले हैं इनके नाम क्या क्या है, तो सबसे पहले जंस्कर, फिर द्रास, तीसरा शाम, चौथा नुब्रा और 5वां चांगटांग। ये 5 नए जिले जो हैं या ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे एंड लॉजिक या फिर ऑब्जेक्टिव यह है कि इसकी मदद से गवर्नेंस इंप्रूव होगी, ज्यादा बेहतर तरह से विकास का कार्य हो पाएगा, लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको ज्यादा बेहतर तरह से एड्रेस किया जा सकेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन नए जिलों की घोषणा पर यह बोला है कि अब इनके बनने के बाद में स्पेसिफिकली जो कुछ इलाके थे, जैसे कि अब नुब्रा वैली की बात कर ली जाए या जंस्कार की बात कर ली जाए, जहां उतना विकास नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए था, अब ज्यादा बेहतर तरह से यहां पर फोकस्ड अटेंशन दिया जा सकेगा। जो भी लोगों को सर्विसेज देनी है, जो भी विकास का काम होना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज लोगों तक जानी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर तरह से डिलीवर हो पाएंगी। सरकार ज्यादा करीब आप एक तरह से कह सकते हैं लोगों के इन 5 जिलों के बनने के बाद में आ जाएगी। अब ये नहीं है कि लेह जिला जो है बहुत बड़ा है, अब उसका वो इलाका जो हाल फिलहाल अपन मान लेते हैं कि जो चांगटांग जो नया जिला बनने वाला है, हाल फिलहाल ये लेह का ही पार्ट है, अब एकदम दूर दराज का इलाका है। अब यहां पे किसी आदमी को कुछ काम निकल कर आ गया, उसके लिए उसे लेह का जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर जाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करने की जगह जब ये जिला बन जाएगा तो चांगटांग में आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन जाएगा, डिस्टेंस आपका कम हो गया, ट्रैवल टाइम कम हो गया, जल्दी जाकर आप आ सकते हो और लोकल में अगर आपका काम है तो फिर वहां पर आप ज्यादा बेहतर तरह से उसको करवा पाओगे, ज्यादा बेहतर तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को आप एक्सप्रेस कर पाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरह से समझेगा, तो ओवरऑल जो है विकास का काम ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा डेडिकेटेड किस्म का डेवलपमेंट अपने को देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो खैर अपनी न्यूज रही। अब अपने काम की यहां पे क्या क्या बातें हैं,
तो ये जो पांचों जिलों के नाम है ये पूछे जा सकते हैं कि भाई सवाल इस तरह से बनाया जा सकता है कि रिसेंटली लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो आप ये बताइए कि इन 5 जिलों के नाम क्या है, या फिर आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे और अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो जिला नहीं है, तो ये नाम याद रखना पड़ेंगे। जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगटांग। आज की तारीख में कितने जिले हैं? 2 ही जिले हैं, एक है लेह लद्दाख, एक लेह है और दूसरा है कारगिल, और अब कुल मिलाकर इनके बनने के बाद में 7 जिले हो जाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें अपने काम का और कुछ नहीं है। बाकी आगे और फर्दर कुछ डेवलपमेंट होता है तो वो मैं आपके साथ में कवर करूंगा, बट अभी के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है एंड स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए बहुत काम का है। ना सिर्फ प्रीलिम्स में आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर बाकी भी जो दूसरे एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी ये पर्टिकुलर न्यूज जो है पूछी जा सकती है। तो समाचार क्या है? इट्स अबाउट नागरनी स्पर्धा। नागरनी स्पर्धा क्या चीज है? नागरनी स्पर्धा एक ट्रेडिशनल ऑक्सन रेस है। इसमें आपके जो बैल है उनको दौड़ाया जाता है, बैल और बैल के साथ में उनको दौड़ाने वाला जो है वो साथ में जो है दौड़ते हैं। ट्रेडिशनल ऑक्सन रेस है। रेनी सीजन जब एकदम आपके पीक पर होता है, वर्षा ऋतु आपके पीक पर जब है अगस्त के महीने में, तब ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी जिला है उसका जो देवरान गांव है वहां पर ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है। हजारों की संख्या में लोग इस पर्टिकुलर रेस को देखने के लिए आते हैं। बड़ी मात्रा में लोग इसमें अपने ऑक्शंस के साथ में, अपने बैलों के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। काफी आप कह सकते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की रेसेस हैं। कल्चर का बड़ा एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। महाराष्ट्र का जो रूरल कल्चर है उसमें ये बहुत इनग्रेन्ड है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग किस्म की रेसेस होती हैं। अपने काम की चीज यहां पर क्या है? नाम अपने को ध्यान रखना है एंड कहां पर ये क्या चीज होती है, कहां पर ऑर्गेनाइज कराती है, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा, नागरनी स्पर्धा क्या है? नागरनी स्पर्धा एक बुल रेस है या फिर एक ऑक्सन रेस है? नागरनी स्पर्धा जो एक बुल रेस या फिर एक ऑक्सन रेस है वो कहां करवाई जाती है, कब करवाई जाती है? जवाब हो जाएगा, अगर यूपीएससी में आया तो वो स्टेट पूछेंगे, महाराष्ट्र में करवाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स आते हैं तो वहां पर ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के किस जिले में करवाया जाता है, तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में और उसके देवरन गांव। गांव तो खैर शायद ना पूछा जाए, मगर जिला जो है वो पूछा जा सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागरनी स्पर्धा महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी में वाली एक ऑक्सन या फिर एक बुल रेस है, बैलों की एक दौड़ है जिसको रेनी सीजन के पीक में यानी कि अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसको अपने को ध्यान रखना है, फैक्चुअल है, याद रखना पड़ेगा, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है जहां पर फिलहाल इंसर्जेंसी अपने पीक पर है एंड बलूचिस्तान के लोगों में काफी बड़ा फ्रैक्शन है जो पाकिस्तान से आजादी की जो है डिमांड कर रहा है। तो उसी में से काफी सारे लोग एक आर्म्ड स्ट्रगल या फिर एक आर्म कन्फ्लिक्ट भी चला रहे हैं। तो इसी आर्म कन्फ्लिक्ट के कुछ मिलिटेंट्स ने बलूचिस्तान में कुछ स्ट्राइक करी है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एंड काफी सारे हमले किए गए। इन हमलों के नतीजे में डजन्स जो हैं, काफी बड़ी मात्रा में जो है लोगों की डेथ हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग 74 नंबर दे रहे हैं, कोई कुछ नंबर दे रहा है, कोई कुछ नंबर दे रहा है। बट द पॉइंट इज काफी सारी स्ट्राइक्स की गई हैं और उसके नतीजे में काफी बड़े पैमाने पर लोगों की क्षति हुई है, काफी बड़ी मात्रा में जो है लोगों की डेथ्स हुई है। खैर, अब ये जो न्यूज है ये ऐसा अपने कुछ खास काम की नहीं है, मगर ये जो बलूचिस्तान की लोकेशन है ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अपने काम की है। इसके ऊपर ज्योग्राफी में खासतौर पर मैपिंग में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोग इस न्यूज को एनालाइज करेंगे, बलूचिस्तान को हम लोग देखेंगे। ये बताने इसको फर्दर डिस्कस करने के पहले मैं आपको इसको अर्थ के मैप पर दिखाता हूं, अर्थ आपका जो ग्लोब है इस पर दिखाता हूं, तो आपको ज्यादा बेहतर तरह से ये बात समझ में आएगी। बलूचिस्तान आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और यहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में ये चीज ज्यादा बेहतर तरह से आएगी। ये आपका इंडिया पाकिस्तान, अब क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप नहीं है, फिजिकल मैप है, तो इसमें बाउंड्रीज नहीं बनी हुई है। अब ये जो रीजन है पाकिस्तान का, जो प्रोमिनेंटली ये जो इलाका है, मैप में ज्यादा अच्छे से बताऊंगा अभी, यहां पर सिर्फ ऐसे ही ये रीजन जो है प्रोमिनेंटली बलूचिस्तान रीजन कहलाता है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर एरिया जो है सबसे ज्यादा है पाकिस्तान का। अगर बाय लैंड आप बात करोगे एरिया वाइज तो ये सबसे बड़ा प्रोविंस है, मगर पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम है। 2 करोड़ लोग भी यहाँ पे नहीं रहते, 1-1.5 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। तो एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। अब इस इलाके में एक अच्छी खासी इंसर्जेंसी चल रही है और इस इंसर्जेंसी के नतीजे में जो है यहाँ पर अटैक्स वगैरह हो रहा है। ये देखिए,
इस मैप में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरा पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान में भी जो नीले कलर से आपको ये इलाका देखने को मिल रहा है, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान जैसे कि मैंने कहा कि एरिया वाइज सबसे बड़ा इलाका है, मगर पॉपुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, सबसे कम लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब इस इलाके में पाकिस्तानियों ने चीनियों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये बड़ा, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे अपना झारखंड हो गया, या छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया, उड़ीसा का इलाका हो गया, यहाँ पर जैसे खनिज पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है, यहाँ पर रिसोर्सेज काफी ज्यादा मात्रा में। पॉपुलेशन कम है तो बड़ी मात्रा में पाकिस्तान वाले यहाँ से रिसोर्सेज लेके पंजाब सिंध के इलाकों में लेकर जाते हैं। इतना ज्यादा जितना शेयर आप बलूचिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए उतना शेयर नहीं मिल रहा। एंड इसकी अपनी फिर खुद की एक हिस्ट्री भी है कि बलूचिस्तान को किस तरह से जबरदस्ती शामिल किया गया था, वो भी एक अपने आप में एक अलग इशू है। बट द पॉइंट इज कि अब लोग बाग जो है फिर अपने कह सकते हैं राइट्स मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर हमारा जो शेयर है वो दो। मगर फिर वही बात है, पाकिस्तान आर्मी की जो एरोगेंस है उसके चलते वो लोग रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इनको जो इनका फेयर शेयर है वो देने की जगह पे वही मारधाड़ वगैरह कर रहे हैं। तो फिर उसके नतीजे में कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए हैं एंड इनकी अपनी लड़ाइयां चल रही हैं। ट्विस्ट इस तरह से आ जाता है बलूचिस्तान की स्टोरी में कि पाकिस्तानी अब यहां पर चाइनीज को भी लेकर आ गए हैं। चाइनीज जो है वो भी अब यहाँ पर शामिल हो गए हैं, और उसके बाद से यहाँ पे जो बलोच लोग हैं उन्होंने अपनी आजादी की जो तहरीर है इसको और ज्यादा हवा दे दी है, और बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर फिर अब हमले वगैरह शुरू कर दिए हैं। खास तौर पे यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है बलूचिस्तान का, जो ये इलाका है जो अरेबियन सी से जाके जो इनका जो एक कोस्टल रीजन है जो अरेबियन सी पे जाके लगता है, यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है गवादर। देखिए यहाँ, अब गवादर का जो ये पोर्ट है ये पाकिस्तान ने चीनियों को दे दिया है डेवलप करने के लिए। चीनियों का लॉजिक ये है कि गवादर में जब अपना पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो अभी चाइना को चाहे यहां से तेल खरीदना हो चाहे यहां से तेल खरीदना हो, वो तेल लेकर यूं यहां से फिर घूमकर जाना पड़ता है। चीनियों का ख्याल यह है कि अगर गवादर पे अपन ने ये पोर्ट डेवलप कर लिया तो यहीं के यहीं से फिर हम लोग चाहे यहां से तेल खरीदें चाहे यहां कहीं से तेल खरीदें, यहीं से हम लोग अपना तेल लेंगे। और यहां से इन्होंने फिर एक पूरा का पूरा हाईवे बनाया है चाइना में जाने के लिए, जिसको बोला जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। यहां से फिर हम लोग जो है ये तेल लेकर अपना चाइना निकल जाएंगे। तो इतना जो लंबा रास्ता घूमकर जाना पड़ रहा है इससे हम लोग बच जाएंगे। दूसरा यह है कि अगर इंडिया के साथ में कल को लड़ाई हो गई तो इंडिया इस पर्टिकुलर रास्ते को जो है कट कर सकता है, चोक कर सकता है। इससे चाइना जो है बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि अगर ऑयल की सप्लाई नहीं हुई तो फिर किस तरीके की जंग लड़ लोगे आप, या कैसे अपनी इकोनॉमी चला लोगे। तो ये इनकी कहीं ना कहीं एक वल्नरेबिलिटी है। इस चीज को काउंटर करने के लिए चीनियों ने यहां से एक आपका रोड बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत का ऑब्जेक्शन उस पर यह है कि वो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ इलाके से जाता है। हमारा कहना यह है कि ये हमारी टेरिटरी है और आप यहां से जो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इलीगल है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते। कल को अगर किसी तरीके का वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ में और हम लोगों ने अगर इसको वापस ले लिया, ये जो भी इलाका है इनके पास में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब हम लोग इसको वापस लेंगे तब फिर हम लोग आपको यहां से एक्सेस नहीं देंगे, तो वो एक अलग बात है। मगर गवादर पर अब ये जो चीनियों को जब यहां पर लाके पाकिस्तानियों ने बैठाया और बलोचों का जो एक्सप्लॉइटेशन वगैरह चल रहा है, तो उस सबके चलते यहां पर अच्छे खासे लड़ाई झगड़े हो रहा है एंड काफी सारी जियो पॉलिटिक्स जो है लगी पड़ी है। इन सारी चीजों के चलते जो पर्टिकुलर रीजन है वो खबरों में आ जाता है। तो अपने को याद रखना है ये पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रोविंस है। गवादर का जो पोर्ट है वो यहां पे पड़ता है। अच्छा, गवादर का जो ये पोर्ट है इसको काउंटर करने के लिए यहीं पे इसके पास में जो है ईरान का भी इलाका, ये जो इसकी जो बाउंड्री जो है बलूचिस्तान की वो ईरान से लगती है। तो ईरान में एक पोर्ट हम लोगों ने भी डेवलप किया है चाबहार के नाम से। इस पर्टिकुलर पोर्ट की मदद से अब हम लोग भी जो है अपना सामान वगैरह सेंट्रल एशिया में लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान को बाईपास करने में ये पोर्ट हमारी काफी मदद कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक तो रास्ता ये है कि हम लोगों को सेंट्रल एशिया जाना हो तो ये बाय रोड हम लोग या बाय लैंड जा सकते हैं। पाकिस्तान क्योंकि हमको एक्सेस नहीं देता तो हम लोगों ने भी क्या किया, ईरान में गवादर यहां कहीं पड़ता है, चाबहार करके हम लोगों ने एक पोर्ट डेवलप कर लिया। अब यहां से लेकर हम लोग अपना सामान यहां तक जाते हैं और उसके बाद में फिर जहां पे भी हमको जाना है बाय रोड हम लोग अंदर के इलाकों में निकल जाते हैं। तो एक ये पोर्ट हम लोगों ने भी डेवलप कर रखा है। तो गवादर पे चाइना काम कर रहा है, चाबहार के नाम से एक पोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे ईरान में डेवलप किया हुआ है। तो पूरा जियो पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे फुल ऑन चल रही है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी वगैरह जो है अभी एकदम पीक पर है। अच्छा, एक चीज और कि
ये जो बलोच लोग हैं या जो बलोच कौम है वो सिर्फ पाकिस्तान में रहती है ऐसा भी नहीं है। कुछ इलाका जो ये चाहबार और ये सारा जो पोर्शन है ये जो ईरान में आता है यहां पर भी काफी बलोची रहते हैं। एंड ये लोग भी ये इस पूरे इलाके को बोला जाता है सीस्तान। सीस्तान प्रोविंस में भी जो है काफी बड़ी मात्रा में बलोची रहते हैं और वो लोग इनसे भी जो है आजादी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना कुल मिलाकर यह है कि जो सारा इलाका है जो आपको शेडेड कलर से दिख रहा है ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान है और हम इसको आजाद कराएंगे, हम लोग इसको आजाद करवाना चाहते हैं। भारत एकदम खुलकर इनके सपोर्ट में इसलिए नहीं आता क्योंकि काफी सारा ईरान का इलाका भी क्लेम करते हैं, तो अगर खुलकर सपोर्ट किया तो फिर ईरान नाराज हो जाएगा, इसलिए हम लोग एकदम खुलकर उनके सपोर्ट में नहीं आते। मगर कुल मिलाकर यहां पर एक अच्छा खासा जो है नाटक बना हुआ है। इतने पूरे इलाके को ये बलोच लोग जो है वो क्लेम करते हैं, इसमें से काफी सारा इलाका ईरान में जाता है मगर इसका प्रोमिनेंट बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में है। एंड रिसोर्सेज वगैरह के चलते पाकिस्तान एक तरीके से पाकिस्तान के हाथ में सोने की एक मुर्गी आ गई है जिसको वो लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चीनी यहाँ पे एंटर कर गए हैं, वो भी एक्सप्लॉइटेशन में लगे हुए हैं। बलोच यहाँ पर जो है अपना आजादी की तहरीर भी चला रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकल कर आता है। तो याद रखना है बलूचिस्तान कहां पर है, ये किसका प्रोविंस है, हाल फिलहाल किसके साथ में इसकी बॉर्डर लगती है। तो एक तो इनकी बॉर्डर लगती है ईरान के साथ में, एक लगती है अफगानिस्तान के साथ में और नीचे जो है अरेबियन सी के साथ में टकराते हैं। एंड बाकी हाल फिलहाल ये कुछ वक्त तक के लिए जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा कुछ वक्त तक और रहेंगे। इन फ्यूचर अगर नहीं रहे तो एक बॉर्डर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में भी लग जाएगी। खैर वो बात की बात है। तो ये कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फैक्ट हैं जो अपने को याद रखने हैं। एक काफी बड़ा इलाका ये बलोच होमलैंड के नाम पर क्लेम कर रहे हैं जिसमें ये लगभग इतना इलाका जो है इसमें कवर हो जाता है। चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब जो अगली न्यूज या फिर अगला समाचार हमको डिस्कस करना है इसमें हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्कीम के बारे में, जिसको शॉर्ट में एफटीएससी स्कीम भी बोला गया। अब पहले तो हम लोग ये स्कीम डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कीम क्यों डिस्कस करी है और उसके बाद में फिर लास्ट में कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट या फिर एफटीएससी स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में लॉन्च की गई थी। इट वाज डिजाइन्ड टू एक्सपेडाइट द ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस रिलेटेड टू रेप एंड पॉस्को एक्ट। मतलब ये कि जो महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल क्राइम्स हैं, रेप्स वगैरह हो गए, या फिर बच्चों के खिलाफ अगर सेक्सुअल क्राइम्स हैं, तो कोई रेप का मैटर हो, चाहे बच्चों के खिलाफ अगर कोई केस है तो फिर वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत में उसका एक केस बनता है, पॉस्को का केस बनता है। तो इस तरीके के जो भी मैटर्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है अपनी जुडिशरी में मसला जो है वो सालों साल लटका रहता है। तो इससे होता यह है खास तौर पे इस तरीके के जो केसेस हैं, रेप का कोई केस हो या फिर पॉस्को एक्ट के अंडर में अगर कोई बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का कोई अगर केस हो, अब वो अगर उस पर सालों साल फैसला नहीं आएगा तो फिर ये अपनी जुडिशरी के ऊपर, अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इस तरीके के केसेस का जल्दी से जल्दी निपटारण हो सके और जो भी अक्यूज्ड है उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम चालू करी थी। इसमें यह कहा गया था कि भाई केंद्र सरकार आपको पैसा देगी, रिसोर्सेज देगी, स्टेट्स वगैरह जो भी हैं, और सबने अपने अपने राज्यों में ये इस तरीके के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स वगैरह का निर्माण करवाना है। एक सर्टेन अमाउंट नंबर बताया गया था कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट में रेप के या फिर पॉस्को के तहत में इस तरीके इतने मुकदमे चल रहे हैं, इनके निपटारण के लिए इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। इस तरीके से हर एक राज्य को एक सर्टेन नंबर दिया गया था कि आपने अपने अपने राज्यों में इतने इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने हैं। उसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा और रिसोर्सेज वगैरह देना था। अब ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करवाया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। तो आपका जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके तहत में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर जिम्मेदारी थी कि हर एक राज्य को बताओ कि भैया तुम्हें इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं, उसके लिए तुम्हें इतना इतना पैसा मिलेगा और जल्दी जल्दी फिर जो है तुम अपना इन पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाओ। जितने भी फिर आपके राज्य में इन दोनों कैटेगरीज में केसेस चल रहे हैं उनको इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ट्रांसफर करो ताकि जल्दी से जल्दी इनका फिर निपटारण वगैरह किया जा सके। तो ये पूरी की पूरी आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्कीम है जिसको चालू करवाया गया था। 2019 से ये स्कीम जो है लागू है। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि भाई पश्चिम बंगाल की सरकार ने जब से एफटीएससी की स्कीम चालू हुई है तब से लेके 2023 का जो रिकॉर्ड है उनके पास में अब तक एक भी इस तरीके का फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो अपने राज्य में नहीं बनवाया। और जाहिर सी बात है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है डॉक्टर का वो पूरा का पूरा कलकत्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है या हॉस्पिटल जो है वहां पे पूरा जो एक केस बन गया है उसके बाद से, और जो फिर जिस तरह से वहां पे सरकार का
एक पूरा का पूरा बिहेवियर रहा, उनका जो कंडक्ट रहा, पुलिस का जो बिहेवियर रहा, जिस तरह से सारी चीजें क्रिटिसाइज हो रही हैं, तो उसके बाद में फिर ये बात निकल कर आना कहीं ना कहीं नॉन सीरियसनेस दिखाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस तरीके के सेक्सुअल क्राइम्स जो हैं, रेप हो गया या उसके बाद मर्डर हो गया या फिर बच्चों के खिलाफ जो इस तरीके के केसेस हैं, इनको लेकर कितना नॉन सीरियस है वो अपने को यहां पर समझ में आता है। तो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वालों ने ये बोला है, पश्चिम बंगाल ने इस तरीके के जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने थे एफटीएससी स्कीम के तहत में, अभी तक जो है इस तरीके के एक भी कोर्ट नहीं बनाया। आगे वो ये कहते हैं कि इनको 123 एफटीएससी कोर्ट्स बनाने के लिए बोला गया था, या इनको 123 एफटीएससी कोर्ट जो है वो एलोकेट किए गए थे। इसमें से स्पेसिफिकली 20 कोर्ट्स बनाने जाने थे पॉस्को के केसेस वगैरह को देखने के लिए, मगर 2023 तक का जो डाटा है, अब तक एक भी इस तरीके का कोर्ट पश्चिम बंगाल में ऑपरेशनल नहीं है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक तमाचा कह लीजिए पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर, या फिर हमारा सिस्टम कितना नॉन सीरियस है महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति, इस तरीके के जघन्य जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर, वो भी अपने को यहां से समझ में आता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। एंड दिस अगेन ब्रिंग्स मी टू द मूट पॉइंट कि भाई सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है पूरे के पूरे आपके जुडिशियल सिस्टम में, पूरे के पूरे आपके पुलिस सिस्टम में ज्यादा सेंसिटिविटी लाने के लिए, ताकि वो इस तरीके के केसेस को ज्यादा प्रोफेशनल तरह से, ज्यादा बेहतर तरह से हैंडल कर सकें। उस तरह से नहीं जिस तरह से आरजी कर केस में हुआ है, एंड पूरी जो मौकरी बनी है जस्टिस की, उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये तो अपना खैर समाचार हो गया। यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला तो ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो स्कीम है, ये कौन इंप्लीमेंट करा रहा है? तो याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो इसको इंप्लीमेंट करा रही है। कब लॉन्च हुई थी? 2019 में लॉन्च हुई थी। लॉजिक क्या था? इस तरीके के जो केसेस हैं रेप और पॉस्को एक्ट के तहत में, इनका जल्दी से जल्दी निपटारण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे, ताकि जल्दी निपटारण करके जो भी दोषी है उनको सजा दी जा सके। तो ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो अपने को याद रखने हैं। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि कहीं ना कहीं ये न्यूज में क्यों था, ये बताने के लिए। एंड इससे फिर ये भी समझ में आता है कि क्यों इस तरीके के केसेस वगैरह करने के लिए, इस तरीके के जो अपराध हैं वो करने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं एक इम्बोल्डनिंग मिलती है, क्यों उनको जो है कंसिक्वेंसेस का डर नहीं लगता। ये अपने को ये बात यहां से समझ में आती है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला जो समाचार है, इसमें अब अपने को बात करनी है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के बारे में। जिस तरह से यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरह से आरबीआई एक और इंटरफेस बना रही है लोन वगैरह देने के लिए, जिसका नाम यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस रखा गया है। तो आरबीआई के गवर्नर का कहना यह है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है यूएलआई, ये हाल फिलहाल तो पायलट स्टेज में है, मतलब इन्होंने इसको बना तो लिया है पूरा, एंड टेस्टिंग वगैरह इसकी की जा रही है। पायलट स्टेज में इसको देखा जा रहा है कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम परफॉर्म करता है। अब जब भी इसको लागू किया जाएगा इस सब के बाद में, तो इससे होगा ये कि जो लेंडिंग है, लोन वगैरह देने की पूरी प्रक्रिया है, वो बहुत ज्यादा सीमलेस हो जाएगी। गवर्नर साहब का कहना यह है इसके बाद में फ्रिक्शनलेस आपका क्रेडिट जो है दिया जा सकेगा, और बैंकिंग की जो भी सर्विसेज वगैरह डिलीवर की जानी है खास तौर पे फार्मर्स को और एमएसएमई के जो बोरोवर्स हैं उनको दी जा सकेगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, किसान को जनरली जो कर्जे की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है अपनी फसल लगाने के पहले। उसको खासतौर पे फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, बीज वगैरह खरीदने के लिए, नए इक्विपमेंट, ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गई, ये सब खरीदने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। और ये लोन बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट नहीं होते, करोड़ों अरबों खरबों में अमाउंट नहीं दिए जाते। इसी तरह से जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके बोरोवर्स को भी जो लोन की जरूरत पड़ती है वो कुछ चंद लाख रुपए मैक्स टू मैक्स लोन की जरूरत पड़ती है। 10 करोड़ का लोन, 20 करोड़ का लोन, 50 करोड़ का लोन, ऐसे लोन नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि फार्मर्स या एमएसएमई वाले जो हैं बहुत बड़े अमाउंट में लोन बोरो नहीं करते। अब इन लोन्स की बोरोइंग के लिए भी जब ये लोग बैंक में आते हैं, तो यहां पर अब पूरी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं उसके चलते काफी टाइम लगता है, डिले होता है, एक तरह से इनका हरासमेंट किया जाता है, कई जगहों पर रिश्वतें भी मांगी जाती है, बहुत से इश्यूज होता है। मगर ये जो पूरा का पूरा आपका यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो डेवलप किया गया है, ये जब भी इसकी पायलट स्टेज में भी टेस्टिंग हो रही है, फाइनली जब भी इसकी जो भी इश्यूज इनको दिखते हैं सब ठीक कर करा के इसको लॉन्च किया जाएगा, उससे अब फायदा ये होगा कि ये जो फार्मर्स या एमएसएमई के बोरोवर्स हैं, या इसके अलावा भी अगर छोटे मोटे लोन्स कोई ले रहा है, तो फ्रिक्शनलेस तरीके से वो लोन्स दिए जा सकेंगे। बैंकिंग सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो बेहतर तरह से हो सकेगी, और उस तरीके का टारगेटेड हरासमेंट या फिर वो जो डिलेज हो रहे हैं अभी का जो प्रेजेंट सिस्टम है, उन सारी चीजों को हम लोग काफी हद तक इंप्रूव कर सकने में कामयाबी हमको मिल जाएगी। तो ये जो है, ये इस पर्टिकुलर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के बारे में समाचार था। आगे और फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा, बट अभी अपने को इतना याद रखना है कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या चीज है।
तो ये आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया एक इंटरफेस है। जिस तरह से यूपीआई के द्वारा, यूपीआई जो है उससे आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो, इसी तरह यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की मदद से सीमलेस तरीके से लेंडिंग की जा सकती है। ऑनलाइन जो है डिजिटल लेंडिंग या फिर यूं बोलूं कि जो कर्जा वगैरह देना है और चुकाने की प्रोसेस है वो की जा सकेगी। फोकस किसके ऊपर करता है, तो खास तौर पर फार्मर्स और एमएसएमई के ऊपर, या एमएसएमई के जो बोरोवर्स हैं उनके ऊपर इसको फोकस करके बनाया गया है। जो छोटे क्रेडिट हैं, स्मॉल जो आपके लेंडिंग वगैरह है, उसमें इसका प्राइमरी इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये अपने को याद रखना है। और ये भी अगर पूछा गया तो अपना एमसीक्यू के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, वन डे के जो पेपर हो गए या यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया, उसी में इसके आने की संभावना ज्यादा है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या होता है, किसने बनाया है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। फर्दर जब ये लॉन्च होगा तब मैं इसको आपसे डिस्कस करूंगा। बैंकिंग की सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ, या सिर्फ लेंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या दोनों के लिए किया जा रहा है, सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है, या कुछ स्पेसिफिक आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस तरीके के यहां से क्वेश्चन वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या है और किस प्रयोजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 28 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।